दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है। आप सब कैसे हैं? चलिए, आप सब अच्छे हैं तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लॉकडाउन में भी आप अपने घरों में लॉकडाउनों का नियम का पालन कर रहे होंगे। तो इस जानकारी के साथ मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे इस चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और नीचे कमेंट वाले बॉक्स पे कमेंट करके हमें बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज का वीडियो में एक ट्रेनिंग सेशन देने जा रहा हूँ, जिस ट्रेनिंग सेशन का नाम है पावर ऑफ टीम वर्क, यानी कि एक टीम की ताकत। दोस्तों, मेरे प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि आपने टीम शब्द का नाम पहले कभी सुना है? जी हाँ दोस्तों, आपने सुना है, क्योंकि हम लोग बचपन से लेकर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यहाँ तक बहुत किस्म के ऐसे जगहों में जहाँ पे हम लोग टीम का नाम सुने हैं। तो ये टीम का नाम तो सिर्फ सुन तो लिए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस टीम की ताकत क्या होती है? क्या वो टीम बनाने से क्या क्या फ़ायदे हैं? इन सारे सवालों के जवाब में आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि टीम कहते किसे हैं? टीम दो या दो से अधिक व्यक्ति का समूह, जहां अलग अलग जगह से आए हुए अलग अलग गुणावली के लोग, यानी कि अलग अलग गुणों के व्यक्ति जब एक जगह होते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक रहता है, उसे टीम कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले लेते हैं कि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर का आपका टीम बनता है, जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग आपके खिलाड़ी होते हैं। कोई बंगाल से होते हैं, कोई आपके साउथ से होते हैं, कोई आपका कश्मीर से होते हैं। ये अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग जगह से आए हुए हैं, लेकिन उनका मकसद क्या होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को जिताना। तो अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ कि एक टीम बनाकर काम करने से या फिर एक टीम का हिस्सा बनने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। जैसे कि उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे कि किसी शादी घर में, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी अगर शादी लगी है, वह हज़ारों की अगर मेहमान को अगर देख रेख करना है, उनके अगर सम्मान करना है, तो वहाँ पे मेरे लिए बस की बात नहीं है कि मैं एक साथ 1000 लोगों का सम्मान में खातिरदारी या फिर आयोजन में कर सकूँ। वहाँ मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मुझे एक टीम बनानी पड़ती है, जहाँ पर क्या होता है कि मैं छोटे छोटे भागों में उनका काम का बंटवारा कर देता हूँ। जिसमें से मान लीजिए कि मेरे 5 साथी हैं, 5 साथी में से किसी एक साथी को मैंने मान लिया कि उसको मैं डेकोरेशन का काम दिया, एक को मैंने फूड कॉर्नर दे दिया जहाँ पे वो खाने का सारा सामग्री, खाने का सामान दिखेगा। तो इस तरह करके मैं काम का हिस्सा करके छोटे छोटे रिजल्ट लेके मैं बड़े पैमाने पर मैं अपने 1000 मेहमानों का देख रेख, यानी कि उनका खातिर सम्मान कर सकूँ। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें पॉजिटिव एनर्जी बना रहता है। तीसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है, पॉजिटिव विज़न होती है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बातचीत करने का तरीका भी बेहतरीन होता है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक टीम में अलग अलग जगह से आए हुए अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, और जब अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति होते हैं तो वहाँ अलग अलग आपके आइडियाज़ भी होते हैं, अलग अलग कल्चर भी होते हैं। तो इस तरह से एक टीम में ये फ़ायदा होता है कि अलग अलग कल्चर होते हैं, तो वहाँ पे एक जगह इकट्ठी होती है और वहाँ पे उसका आप बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मैं मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे इतना पूछूंगा कि क्या आप जब कोई बनाते हैं खाना, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई साहब ज़रा हमें बता सकते हैं कि इस चिकन या मटन को बनाने के लिए आप क्या क्या डालेंगे। तो आप हमें शायद ये बताएंगे कि उसमें आपको प्याज लगेगा या तेल लगेगा, जो भी सामग्री लगेगा उसको फिर बेहतरीन तरीके से पकाने के बाद ये खाने लायक बनती है। ठीक उसी प्रकार एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमें 3 कारण की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला कारण ये है, वो है प्रोफेशनल कारण, दूसरा है आपका कल्चरल कारण, दूसरा है इमोशनल कारण। प्रोफेशनल कारण, जैसे कि आप प्रोफेशनल कारण ऐसा है कि जिसमें आपका रूल्स एंड रेगुलेशन आप माने जाते हैं, जो कानूनी दस्तावेज के तहत काम को या खेल को खेला जाता है, जहां 5 तरह का मान, सम्मान, दौलत, शोहरत, इज्जत आपको मिलती है, जहां समय निर्धारित होती है,
जहाँ आपका समय भी निर्धारित, जगह भी निर्धारित किया जाता है। ये हो गया प्रोफेशनल कारण। उसके साथ साथ प्रोफेशनल कारण में एक और चीज़ ऐड किया जाता है, वो है ड्रेस कोड। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल वही, उसी को प्रोफेशनल हम कह सकते हैं जहाँ पे एक ड्रेस कोड होगा। नहीं तो वरना आप किसी भी 4 या 5 के लोगों के समूह को आप प्रोफेशनल नहीं कर सकते, उसको हम लोग एक झुंड कहते हैं। अब आते हैं आपके दूसरा, वो है आपका इमोशनल रीज़न। इमोशनल रीज़न यानी कि जैसे कि आपका घर से शुरुआत होती है, चाहे एक पिता और बेटी का, एक माँ और बेटे का। एक पिता को पता रहता है कि बेटी का कमजोरी क्या है, कि वो अपने बेटी के बिना रह नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार बेटी को पता है कि पिताजी मेरे बिना रह नहीं सकते। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि एक पिता अपने बेटी से वो सारी बात मनवा सकता है, उसको इमोशन करके, उसको ब्लैकमेल करके कि बेटी मैं तुम्हारे लिए ये ला दूंगा, तुम ये काम कर दो। और तीसरा आता है कल्चरल रीज़न। तो कल्चरल रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो कल्चर, आप देखे होंगे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन दिल्ली के राजपथ पर अलग अलग किस्म की झांकियाँ निकलती है। वो झांकियाँ अक्सर है क्या, वो झांकियाँ अपने अपने राज्यों के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है कि हम इस जगह के हैं। तो दोस्तों वहाँ भी एक टीम काम करती है, 10 का समूह है, 12 का समूह है, चाहे 8 का समूह है, वो अलग अलग समूह का एक टीम बनती है, अपने अपने राज्यों के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गया 3 कारण जिसका कारणवश आप अपने टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि एक टीम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे पहले ही मैंने शेयर किया इस वीडियो के माध्यम से कि टीम के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, यहाँ तक कि हर चीज़ पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं या फिर बड़ा से बड़ा पैसा कमाते हैं, फिर जो भी काम करते हैं वो पॉजिटिव के कारण ही करते हैं। अगर पॉजिटिव रहा तो आपका काम अच्छा होगा, अगर आप पॉजिटिव नहीं रहे तो आपका काम खराब हो जाएगा। ये हो गया आपका टीम के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि टीम के अंदर क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो जिस प्रकार मैंने पिछले सवाल में आपसे कहा कि एक टीम के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, वो थी पॉजिटिव। ठीक उसका अपोजिट ले लीजिए, यानी कि उल्टा, यानी नेगेटिव। टीम के अंदर ना ही नेगेटिव बातें होंगी, ना ही नेगेटिव डिस्कशन होगा, ना ही नेगेटिव विजन होगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। और 2 मुख्य चीज़ पे तो खास गौर करना दोस्तों, वो ये है, एक है ईगो, दूसरा है इको। ये ईगो और इको मैं अपना अगले वीडियो पे आपको शेयर कर चुका हूँ। आप अगला वीडियो देखिएगा, इसमें ईगो और इको के बारे में विस्तारित रूप से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि एक टीम तो बन गया, लेकिन अब टीम को टिकाए रखने के लिए मेरे अंदर क्या क्या होनी चाहिए। मैंने एक टीम बना लिया, मेरे पास अच्छा बड़ा खासा टीम है, लेकिन टीम सिर्फ टीम बनने से नहीं होगा, टीम को भी टिका के रखना होगा। तो टीम को टिकाए रखने के लिए वो 3 मुख्य तत्व क्या हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि वो मुख्य 3 तत्व हैं। सबसे पहला है जानकारी, दूसरा है समझदारी और तीसरा है आपका ईमानदारी। अगर मेरे पास एक टीम है तो टीम में, अब टीम बना लेने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि टीम में हमें योजना बनानी है। और योजना कैसे बनेगी, वो है आपकी जानकारी। जानकारी होगी तभी योजना बनेगा। तब जानकारी के साथ योजना बन गई। अब आते हैं दूसरा पड़ाव है आपका समझदारी। अगर समझदारी नहीं होगी कि मुझे करना क्या है, मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, तो अगर आपका समझदारी नहीं होगा तो आपका तालमेल नहीं बनेगा। और तालमेल नहीं बनेगा तो आप जो योजना बनाए हैं उस योजना का आपका कोई काम नहीं आएगा। अब आखिरी पड़ाव ये है ईमानदारी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो या फिर कहीं भी काम कर रहे होंगे तो ईमानदार होना बहुत ही ज़रूरी है, कि बिना ईमानदारी का आप वहाँ पे आपका भरोसा कोई ना जीत सकता है, ना आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे पास कोई अगर शख्स आता है तो मैं क्या उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे पास आता है तो पूरी अपनी ईमानदारी के साथ काम करे, मैं उसको ताकि सपोर्ट कर सकूँ। ठीक उसी प्रकार मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ मैं भी ईमानदार बनूँ, अपना भी ईमानदारी का वहाँ पे हमको सबूत देना पड़ेगा। अगर ईमानदारी हुआ तभी आप टीम भावना का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि पूरे अगर देखा जाए 100 बातों को काट कर एक बात, कि एक टीम को टिकाए रखने के लिए पहला है आपका जानकारी, दूसरा है आपका समझदारी,
तीसरा है आपका ईमानदारी। तब जाके आपका योजना, तालमेल और टीम भावना काम देगा। अब मैं आपके आखिरी सवाल पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिरी सवाल ये है कि आप किस प्रकार से आप अच्छे और गलत टीम की पहचान करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके जानकारी के लिए कि जिस प्रकार आप किसी बीमारी को उसके लक्षण से पता कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छे और गलत टीम की भी एक लक्षण होती है। वो ये है कि कोई भी टीम अगर टिके भी है, अगर काम कर रही है, तो उसके सबसे पहले लक्षण ये है कि वो सबके हित के लिए सोचता है, वहाँ पर अपने लिए नहीं सोचता। तो सबसे जैसे उदाहरण के तौर पर मान लें, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता और दूसरी तरफ है शेर का टीम, जंगल का एक शेर, वहाँ पे 3-4 शेरों का एक टीम है, यहाँ एक साइड में मधुमक्खी का छत्ता। तो अब आप मुझे बताइए कि वो जो मधुमक्खी का छत्ता, वहाँ पे 1-2 मधुमक्खियाँ हैं नहीं, वह 1000 के ऊपर की तादाद में मधुमक्खियाँ रहती है। तो क्या हुआ, वो एक 1000 की मधुमक्खियाँ एक जगह इकट्ठा हुई। एक जगह इकट्ठा होने के बाद उन लोगों ने योजना बनाया। सबसे पहला कि योजना में कि हमें ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ पे हम एक छत्ता बना सकें। छत्ता बन जाने के बाद उसका अगला काम होता है कि वो कहाँ से फूलों का रस इकट्ठा करे। ऐसा जगह पे जहाँ पे वो उसको छत्ता बनाने के बाद उससे करीबी में उसका ढेर सारे फूल का एक बागान होना चाहिए। ये हो जाने के बाद कुछ मधुमक्खियाँ, यानी कि अगर 1000 की तादाद में अगर मधुमक्खियाँ हैं तो कुछ मधुमक्खियाँ उस छत्ते को बनाए रखने के लिए या फिर उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर मौजूद रहती है, यानी कि तालमेल में काम होता है। और कुछ मधुमक्खियाँ चल जाती है फूलों का रस इकट्ठा करने में। वो इकट्ठा करके आने के बाद अपने अपने जितना हो सकता इकट्ठा करके लाती है, छत्ते में लाती है, यहाँ पे जमा करती है। जमावट करने के बाद वो उससे मधु बनता है। मधु बन जाने के बाद वहाँ पे टीम भावना काम करती है। टीम भावना ये एक टीम भावना तभी काम करती है, टीम भावना उसका लीडर कैसा होता है। लीडर जैसा सोचेगा वैसे ही टीम के बाकी सदस्य भी वही सोचेंगे, क्योंकि टीम के बाकी सदस्य टीम के लीडर को ही फॉलो करते हैं। तो वहाँ उस मधुमक्खियों के टीम लीडर का क्या भावना थी कि इससे रस से जो भी मधु बनेगा मेरे हिस्से में जितना आएगा, और बाकी अगर जो भी इसका इस्तेमाल करता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, तो वो इंसान क्या करेगा, अपने रोग को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। या फिर हम लोग अक्सर उसका सेवन करते हैं, चाहे वो सुबह मधु और तुलसी के साथ सेवन करते हैं ताकि हमारा तबीयत भी ना बिगड़े। बच्चों को खिलाते हैं, इस प्रकार से हम लोग मधु का सेवन करते हैं। तो वहाँ पे क्या उस मधुमक्खियों का ये टीम भावना थी कि हम लोग वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए, जितने भी लोग उसके संपर्क उस मधु के संपर्क में आए उससे उसका लाभ मिल सके। अब दूसरी तरफ बात करते हैं शेर की टीम। शेर भी वही काम करती है, योजना करती है, आपका तालमेल रहता है, लेकिन वहाँ टीम भावना नहीं रहती है। वहाँ टूटने का एकमात्र कारण ये है कि वहाँ तो शेर अपना शिकार तो कर लिया 3-4 दोस्तों के साथ, लेकिन जब वो शिकार उसके पास आता है, वो शिकार को धर दबोच के वो यही कोशिश करता है कि वो शिकार अपने लिए रखे, किसी और के लिए ना जाए। उस शिकार को लेकर ऐसे दूर चल जाता है जहाँ पे उसके दोस्त, मतलब यानी कि उसके साथ जो साथ दिए थे वो साथ ना दे, वो वहाँ तक ना पहुँचे, वो इसकी कोशिश करता है। यानी कि 100 बात तो वो काट कर, अगर मैं एक बात बोलूँ तो मधुमक्खियों और शेर के टीम में बस एक ही फर्क है कि मधुमक्खियों के बीच में पॉजिटिव था और शेरों के में नेगेटिव था। पॉजिटिव भी था लेकिन नेगेटिव की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसका टीम टूट गया, लेकिन मधुमक्खियों का टीम टूटा नहीं। तो अगर आपको, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मधु के तरह अगर मीठा रिजल्ट अगर आपको चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो मधुमक्खियों के तरह मिलकर काम करना होगा, वरना दुनिया में तोड़ने वाले की कमियां नहीं है। अगर आप टूट जाइएगा तो आपकी हार है, उसकी हार नहीं, क्योंकि वो तो आपको तोड़ के चला गया। आपकी ज़िंदगी है, आपको जीना है। चलिए, ये तो हो गया आपका टीम को कैसे पहचानेंगे। अब अपने वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल में बोलूँगा कि दुनिया में जो भी काम होता है वो टीम वर्क से होता है। भले हम अपने लिए 10,000, 12,000, 25,000 का काम कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उस टीम का हिस्सा बने रहते हैं। जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मान लें, जैसे कि टाटा कंपनी चाहे तो वो अकेले भी कमा सकता था, लोहा बेचकर वो कमा सकता था, लेकिन उसने देखा कि अगर मैं अपने कंपनी में, अपने फैक्ट्री में अगर मैं 2,000 या 20,000 का कर्मचारी अगर मैं रखता हूँ
तो बड़े पैमाने पर मेरा मुनाफा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर बड़ा से बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी से बड़ी कामयाबी अगर हासिल करना है तो टीम में काम करें। अब टीम यानी कि ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशन में जाएं, आपके घर में भी है। घर में टीम अगर है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके बच्चे हो, तो वहाँ भी ये 3 तत्वों का खास ध्यान रखें। समझदारी, जानकारी, समझदारी, ईमानदारी के साथ साथ योजना, तालमेल और टीम भावना। तो दोस्तों, मेरे वीडियो तक आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारियों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।